हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से समय डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं और हर एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। जो आप कह सकते हैं डीएसएसबी, एचएसएससी, सीईटी या एसएससी जीडी के जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उन सब में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। जिम्मेवारी का एहसास और काम करने का तरीका, इन दोनों का तालमेल सही हो तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था आसानी से चलाई जा सकती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर इंसान के पास कोई जिम्मेवारी है और उसको करने का उसके पास एक अच्छा तरीका है तो कोई भी बड़ी से बड़ी व्यवस्था जो हो उसको आसानी से पार किया जा सकता है, या कोई भी आप कह सकते बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो उसको आसानी से आप कह सकते सोल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी काम करते हैं जिम्मेवारी के साथ तो उसको अगर जिम्मेवारी से निभाते हैं तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो आप ये कह सकते हैं सुदर्शन सेतु आप कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पर यह उद्घाटन किया गया सुदर्शन ब्रिज का? तो आप कह सकते हैं गुजरात में किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? अरब सागर के आप कह सकते हैं आसपास जो जगह है उस पर किया गया है। अगर बात की जाए, यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। यानी ओखा और बेट जो है एक छोटे द्वीप हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसका निर्माण 980 करोड़ रुपए के खर्च करके किया गया है। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर आप कह सकते हैं पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन हैं और प्रत्येक तरफ से 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। यानी बिल्कुल अच्छे ढंग से आपने इसको समझना है कि यहां पर 980 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आए हैं और इस ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर या ऊपरी हिस्सा जो फुटपाथ का है उस पर सौर पैनल बने हुए हैं जो 1 मेगावाट बिजली को पैदा करने में मदद करते हैं। और इसके ऊपर क्या है, 4 लेन भी बनाए गए हैं और प्रत्येक लेन आप कह सकते हैं 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा पुल अगर पूछा जाए जो आप कह सकते हैं नदी के ऊपर बना हुआ उसका नाम भूपेन हजारिका पुल जो लोहित नदी पर स्थित है। और लोहित नदी जो आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और अगर यह बात की जाए भूपेन हजारिका आप कह सकते हैं इनको 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार 2019 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भी भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नानाजी देशमुख को भी 2019 में भारत पुरस्कार दिया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर है। कहां पर है? ओडिशा में है। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को। भारत चीन विवाद हुआ था 17 जून 2020 को, गलवान घाटी में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। और राम मंदिर पर पहला फैसला जो आया था वो आया था 9 नवंबर 2019 को। ये कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये आप कह सकते हैं भारत और जापान के बीच में किया गया। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के अंदर अगर बात की जाए एक स्थान है जैसे हिरोशिमा, एक है नागासाकी, वहां पर आप कह सकते हैं परमाणु बम गिराए गए। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कुछ स्ट्रेटेजिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। और अगर बात की जाए
धर्मगोर्जिन एक्सरसाइज एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी प्रत्येक साल ये होता है। इसका आयोजन भारत और जापान की सेनाओं के द्वारा किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और जापान की सेनाओं के द्वारा कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो उसका नाम है धर्मगोर्जियन। इसके साथ अगर बात की जाए कुछ स्टैटिक जीके में धर्म आप कह सकते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक्वेरियम युद्धाभ्यास या एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, तो ये भारत और मालदीव के बीच होती है। वज्र प्रहार की अगर बात की जाए एक्सरसाइज किसके बीच होती है, भारत और अमेरिका के बीच होती है। मित्र शक्ति की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच होती है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति की अगर बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज होती है। डसलिक युद्धाभ्यास की बात की जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज की बात की जाए तो 4 देशों के बीच ये मालाबार एक्सरसाइज होती है अरब सागर में। ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसमें चारों देश क्या करते हैं, अपनी सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है क्रिस्टोफर लोनन। क्रिस्टोफर लोन ने आप कह सकते हैं, ये स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड आप कह सकते जीता है। इसके साथ अगर बात की जाए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड ओपेनहाइमर ने शानदार अभिनय के लिए किलियन मर्फी को दिया गया। वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकारों का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को मिला है। इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिग्गज गायिका और अभिनेत्री बारबरा स्ट्रीटसंड को दिया गया। यानी आप कह सकते हैं इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आप कह सकते हैं किसे दिया गया, तो वो गायिका और अभिनेत्री हैं जिसका नाम है बारबरा स्ट्रीटसंड को आप कह सकते हैं दिया गया है। और यहां पर अगर बात की जाए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में आप कह सकते हैं किसको अवार्ड दिया गया है, तो आप कहते हैं क्रिस्टोफर नोलन को यह अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए इस स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई, तो 12 मार्च 1933 को इसकी स्थापना हुई। यह आप कह सकते हैं मोशन पिक्चर एक्टर्स यूनियन स्थापित करने वाला पहला सफल प्रयास था जो हॉलीवुड स्टूडियो और निर्माताओं से आप कह सकते हैं स्वतंत्र है। इसके साथ अगर बात की जाए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड की अगर बात की जाए, एक अमेरिकी श्रमिक संघ था जो दुनिया भर के 1 लाख से अधिक फिल्म और टेलीविजन प्रमुख और पृष्ठभूमि कलाकारों की प्रतिनिधित्व करता है। 30 मार्च 2012 को यूनियन नेतृत्व ने घोषणा की कि SAG सदस्यता ने SAG-AFTRA बनाने के लिए अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट के साथ क्या कर दिया, के साथ विलय कर दिया। इसका मुख्यालय कहां पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया के अंदर है, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। तो यहां पर अगर पूछा जाए SAG का आप कह सकते हैं विलय किसमें किया गया, तो आप कह सकते हैं SAG का विलय किया गया AFTRA, यानी आप कह सकते हैं अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट के साथ आप कह सकते हैं विलय किया गया। और ऐसा कब हुआ, तो ऐसा हुआ 30 मार्च 2012 को। इसके साथ अगर बात की जाए सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, तो आप कह सकते हैं यह किया गया नेपाल के अंदर। यानी सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, तो नेपाल में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच किया जाएगा। इसके लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 2018 और 2019 में सेफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता था। यानी अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाए सेफ अंडर 15 फॉर्मेट का 2018-2019 में कौन विजेता था, तो भारत इसमें विजेता था। यह पहली बार है जब सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन ये पहली बार किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है, नेपाल के अंदर किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, 1 मार्च से 10 मार्च के बीच होगा। जबकि 2018 और 2019 का सेफ अंडर
15 जो है फॉर्मेट किसने जीता था, वो भारत ने ही जीता था। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, तो भारत ने जीती। किसको हराकर जीती, बांग्लादेश को हराकर के जीती। इसके साथ अगर बात की जाए, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह आप कह सकते हैं नई दिल्ली में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत टेक्स 2024 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भारत की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है और इस ग्लोबल इवेंट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यानी इस ग्लोबल इवेंट में कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आप कैसे भाग ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया भारत टेक्स का, तो आप कैसे नई दिल्ली में किया गया। और किससे संबंधित है, ये ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट से संबंधित है। इसके साथ अगर बात की जाए, यूएनईपी की स्थापना कब हुई, 5 जून 1972 को आप कह सकते हैं यूएनईपी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केनिया में है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई, 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इसको सबसे पहले अमेरिका ने होस्ट किया था, यानी इसको सबसे पहले अमेरिका ने आप कह सकते हैं यहां पर इसका आयोजन किया गया था। सीएसओ यानी संघाई सहयोग संगठन, इसके सदस्य देश कितने हैं, 8। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग यानी चीन के अंदर है। 2017 में इसमें भारत भी शामिल हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना, तो 2017 में बना। कितने देश हैं इसके अंदर, 8 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चीन के अंदर है। और सीएसओ की आप कहते हैं, जो आप कहते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन। इसके साथ अगर बात की जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164वां देश बना है अफगानिस्तान। यानी WTO में 164वां जो देश बना है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। सार्क देशों की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू में। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 8। और इसमें पहले कितने देश थे, 7। 2017 में इसमें 8वां देश जो जुड़ा था उस देश का नाम था अफगानिस्तान। ये कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ बात की जाए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो यह किया है सिडबी ने। सिडबी के साथ आप कह सकते हैं समझौता किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने। इसके साथ अगर बात की जाए, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तित करना और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना। 500 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। यानी आप कह सकते हैं बिहार के अंदर स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई। उसके अंदर कितने रुपए की आप कह सकते हैं लागत आप कह सकते हैं लगाए गए हैं, तो उसके अंदर 500 करोड़ रुपए की आप कह सकते हैं से शुरुआत की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, जो सिडबी जो है उसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। और सिडबी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत ये काम करता है। सिडबी की अगर फुल फॉर्म की बात पूछी जाए तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई आप कह सकते हैं, इसको किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो आप कह सकते हैं 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया और इसकी स्थापना हुई 1990 ईस्वी में। इसके साथ अगर बात की जाए, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी, तो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले फेज में सेवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक का रेलवे प्रोजेक्ट शामिल किया गया है।
यानी इसके अंदर 3 फेज बनाए गए हैं। पहले फेज में अगर बात की जाए तो सेवोके से रंगपो तक रेलवे आप कह सकते हैं विकास किया जाएगा। दूसरे फेज में अगर बात की जाए तो रंगपो से आप कह सकते हैं गंगटोक तक, और अंतिम जो फेज होगा वो गंगटोक से आप कह सकते हैं नाथुला तक का रेलवे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन जो इतिहास से जुड़े होते हैं, जैसे इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। गणित के पिता किसे कहा जाता है, आर्किमिडीज को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।